नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास मंत्रा में। दोस्तों, यूपी टेट 2026 के लिए जूनियर लेवल के लिए सामाजिक अध्ययन विषय की एक ज़बरदस्त और बेहतरीन प्रैक्टिस सीरीज चल रही है हमारे चैनल पर, जिसमें कि आज प्रैक्टिस सेट 3 में हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझेंगे, जानेंगे। और दोस्तों, ये प्रश्न आपके आने वाले यूपी टेट पेपर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को, आज के प्रैक्टिस सेट को हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है कि गुप्त काल के दौरान जारी किए गए सोने के सिक्कों को आधिकारिक तौर पर किस नाम से जाना जाता था। तो देखिए दोस्तों, गुप्त काल के दौरान जो सोने के सिक्के होते थे उनको कहा जाता था दीनार। ऑप्शन बी आप याद रखिएगा। इसके साथ आप ये भी याद रखना कि जो रूपक होते थे वो चांदी के सिक्कों को कहा जाता था। तो दीनार सोने के सिक्के और रूपक चांदी के सिक्के गुप्त काल के दौरान। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने चांदी का टका और तांबे का जीतल नामक सिक्के चलाए थे। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन, ये तीनों ही गुलाम वंश के शासक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। इसका दामाद इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद शासक बनता है और इल्तुतमिश ने ही चांदी का टका और तांबे के जीतल नामक मुद्रा चलवाई थी। अब बलबन का नाम आप याद रखिएगा रक्त और लौह की नीति के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सूफी संत को महबूब इलाही यानी ईश्वर का प्रिय कहा जाता था। देखिए दोस्तों, इसका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, शेख निजामुद्दीन औलिया। इनको महबूब इलाही के नाम से जाना जाता है, ये बात आप जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, गुलामगिरी नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना किसने की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ज्योतिबा राव फुले। दोस्तों, ज्योतिबा राव फुले ने गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी थी, जिसमें दलितों के प्रति जो शोषण होता रहा था समाज में, उसकी तीखी आलोचना इन्होंने की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी महासागरीय धारा एक गर्म जलधारा का उदाहरण है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, गल्फ स्ट्रीम धारा। बाकी लेब्राडोर, पेरू और कैनारी ये सभी ठंडी जलधाराएं हैं, तो ये भी फैक्ट्स आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल के तापमान में ऊंचाई के साथ गिरावट की दर क्या होती है। तो देखिए, याद रखिए, जितना ऊपर आप जाते जाते हैं तो तापमान लगातार कम होता रहता है। तो इसकी दर जो होती है वो होती है प्रति 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 165 मीटर ऊपर जाने पर तापमान में लगभग 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आती रहती है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, रुद्रप्रयाग निम्नलिखित में से किन दो नदियों के पवित्र संगम पर स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। देखिए दोस्तों, पंचप्रयाग के नाम से मशहूर हैं 5 स्थान, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। अब अलकनंदा नदी तो सब में ही है, तो अलकनंदा याद करने की जरूरत ही नहीं, याद करने की जरूरत है इन 5 नदियों को। और ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों, कैसे याद करेंगे। सबसे अंतिम में देखिए देवप्रयाग लिखा हुआ है। अब आपने पढ़ रखा होगा कि पौराणिक कथाओं के अनुसार जो महादेव यानी कि शंकर जी हैं, उनकी जटाओं से गंगा निकल कर आई हैं। तो देव से याद रखिए कि देवों की प्रिय नदी गंगा नदी। तो गंगा नदी का मिलन कहाँ पे होता है, गंगा नदी कैसे मिलती है। तो जब अलकनंदा भागीरथी से मिलती है तो उसको गंगा कहा जाता है। अब ये भी ना याद हो रहा हो तो कैसे याद रखेंगे। गंगा नदी को जमीन पर यानी कि धरती पर लाने का जो श्रेय है वो भागीरथ जी को ही जाता है। इसीलिए याद रखिए कि अलकनंदा और भागीरथी मिलाकर गंगा कही जाती है। इसके अलावा अगर आप देखें नंद प्रयाग, तो नंद प्रयाग के नाम में ही नंद है, तो नंदाकिनी नदी, अलकनंदा तो सब में ही है, तो यह याद हो जाएगी। विष्णु को आप याद रखिए, बार बार कहिए विष्णु धौली, विष्णु धौली, विष्णु धौली। तो विष्णु प्रयाग, धौली गंगा और अलकनंदा से याद रखिए। कर्ण पिंडर, तो कर्ण प्रयाग पिंडर और बचा रुद्र प्रयाग, तो अलकनंदा और मंदाकिनी। तो इस तरीके से आप समझकर थोड़ा सा याद कर सकते हैं। तो रुद्र प्रयाग पूछा गया है, तो यानी अलकनंदा और मंदाकिनी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती बल्कि एस्चुरी बनाती है। देखिए दोस्तों, भारत में 2 तरीके की नदियां हैं। एक नदियां वो जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और एक नदियां वो जो अरब सागर में गिरती हैं, यानी पश्चिम की ओर बहती हैं। तो जो नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं जैसे नर्मदा और ताप्ती, तो ये दोनों नदियां एस्चुरी का निर्माण करती हैं और डेल्टा का निर्माण नहीं करती। बाकी जो बंगाल की खाड़ी में नदियां गिरती हैं जैसे गंगा हुई या ब्रह्मपुत्र हुई या यमुना हुई, ये सभी नदियां जो हैं डेल्टा का निर्माण करती हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में ओबरा ताप विद्युत केंद्र है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ओबरा ताप विद्युत केंद्र है दोस्तों ऑप्शन बी, सोनभद्र में रिहंद नदी के तट पर बना हुआ है। और रिहंद बांध तो आपने सुना ही होगा, तो वो भी सोनभद्र में ही है।
अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसके लिए यह प्रश्न महत्वपूर्ण ना हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे यूपीएससी हो। सही जवाब है दोस्तों इसका ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन 1976। अगला प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है दोस्तों जिनेवा। जिनेवा कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में है। पेरिस में किसका मुख्यालय है? याद रखिएगा यूनेस्को का मुख्यालय है। और न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? देखिए दोस्तों, पहले योजना आयोग था, योजना आयोग की जगह नीति आयोग की स्थापना की गई और इसके जो पदेन अध्यक्ष यानी कि हमेशा जो अध्यक्ष होते रहेंगे वो हैं भारत के प्रधानमंत्री। जैसे इस टाइम नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं, कल को कोई दूसरा व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री बनता है तो वो नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। अगला प्रश्न, लोकसभा का कोई सदस्य लगातार कितने दिनों तक सदन की अनुमति के बिना अनुपस्थित रहे तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है? यानी कि अगर सदन की अनुमति नहीं है और उसके बिना बताए, बिना परमिशन लिए अगर कोई सदस्य लगातार अनुपस्थित रहे तो कितने दिन बाद उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी? तो ऑप्शन ए सही जवाब है, 60 यानी कि 2 महीने। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो देखिए दोस्तों, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है 6 वर्ष अधिकतम या 65 वर्ष की आयु तक। मतलब अगर कोई 61 वर्ष की आयु में बना है तो 65 वर्ष, 4 वर्ष ही वो रह सकता है चुनाव आयुक्त। लेकिन अगर कोई 59 वर्ष में बना है तो फिर वो 65 तक, यानी कि 65 तो मैक्सिमम है और 6 वर्ष अगर उसको पूरे हो जाए, जैसे कि अगर कोई 58 में बना है तो वो 64 तक ही रहेगा। तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, पृथ्वी की सतह पर सबसे बड़ा और गहरा महासागर कौन सा है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर। अटलांटिक महासागर को याद रखिएगा अंध महासागर कहा जाता है। अगला प्रश्न, बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू किया गया प्रसिद्ध समाचार पत्र मराठा किस भाषा में प्रकाशित होता था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। नाम तो इसका है मराठा, लेकिन ये प्रकाशित होता था दोस्तों अंग्रेजी भाषा में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। और बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू किया गया एक अन्य पत्र था केसरी, उसकी भाषा थी दोस्तों मराठी। तो ये भी बात आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न, ऋग्वेद के किस मंडल में प्रसिद्ध पुरुष सूक्त का वर्णन है? पुरुष सूक्त क्या है? जिसमें पुरुषों की उत्पत्ति बताई गई है कि ये मुख से हुए हैं, ये पैर से हुए हैं। तो ये सब जिस मंडल में बताया गया है वो है दोस्तों 10वें मंडल में। अगला प्रश्न, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है लॉर्ड रिपन को। याद रखिएगा लॉर्ड मेयो के समय प्रथम जनगणना हुई थी 1872 में। तो ये भी बात आप याद रखना। अगला प्रश्न है, डंकन जल संधि निम्न में से किनके बीच है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान। अगला प्रश्न, राजा द्वारा ब्राह्मणों को दी जाने वाली कर मुक्त भूमि को गुप्त काल में क्या कहते थे? तो देखिए दोस्तों, राजा लोग क्या करते थे, ब्राह्मण लोगों को भूमि जो थी वो दान में देते थे और उसके बदले में ब्राह्मण लोग उनकी प्रशंसा में गीत लिखते थे, उनको बहुत ही बढ़िया और शानदार उपाधि से विभूषित करते थे। तो जो कर मुक्त भूमि ब्राह्मणों को दान में दी जाती थी उसको कहा जाता था अग्रहार। ऑप्शन ए याद रखिएगा। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने केवल एक बार कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो पहली बात तो आप यही याद रखिए कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता केवल एक बार की है। और कब की है? तो बेलगाम अधिवेशन 1924। सन भी याद रखिएगा, जगह भी याद रखिएगा और एक बार ही अध्यक्षता की है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य वर्ष में कितनी बार घोषित किया जाता है? देखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य ये होता है कि एक फसल के लिए मिनिमम प्राइस की सरकार इतना तो कम से कम आपको भुगतान देगी। तो वर्ष में 2 बार ये ऐसा होता है जब न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाता है, एक रबी की फसल और दूसरी खरीफ की फसल के पहले। अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? देखिए, जो विधानसभा के लिए आयु होनी चाहिए वही लोकसभा के लिए होनी चाहिए। सही जवाब है ऑप्शन सी, 25 वर्ष। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। अगला प्रश्न, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का सेवानिवृत्ति की अधिकतम आयु सीमा कितनी होती है? देखिए, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। यहां पर उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट पूछा गया है। तो हाई कोर्ट के लिए सही जवाब है ऑप्शन बी, 62 यानी 62 ईयर्स। और सुप्रीम कोर्ट के लिए यह जवाब होता है दोस्तों 65 वर्ष। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? देखिए, सबसे पहले आपका ध्यान जाना चाहिए कि शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 में है और उसमें अनुच्छेद 24 में
बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है कि उनको कारखाने में या आदि जगहों पर उनको काम नहीं कराया जा सकता है या उनका शोषण होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। सही जवाब है ऑप्शन बी, सोनभद्र। सोनभद्र दोस्तों 4 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, इन 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। याद रखिएगा चारों राज्यों के नाम भी। अगला प्रश्न है, भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर निम्नलिखित में किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? देखिए पहली बात तो आप याद रखिए कि भारत की मानक समय रेखा है कौन सी, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। ठीक, अब कौन कौन से राज्यों से गुजरती है? तो देखिए दोस्तों, ये रेखा जो आपको डॉटेड दिखाई पड़ रही है रेड कलर की, यही है मानक समय रेखा। तो उत्तर प्रदेश से होकर गुजर रही है, तो ये उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, ओडिशा से होकर गुजरती है, छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। तो इसके अलावा अगर देखेंगे आप ऑप्शन में, तो इसके अलावा अगर आप ऑप्शन में देखें तो तेलंगाना से होकर ये रेखा नहीं गुजरती है। तो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है दोस्तों, वायुमंडल की किस परत में तापमान अचानक तेजी से बढ़ता है और रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है? देखिए दोस्तों, अगर यह प्रश्न केवल इतना होता कि किस परत में तापमान अचानक से बढ़ता है तेजी से, तो इसका आंसर होता है 2, एक समताप मंडल और दूसरा आयन मंडल। लेकिन यहां पर हमसे एक चीज और पूछ दी गई है कि रेडियो तरंगों का परावर्तन भी होता है, तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी, आयन मंडल। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, शिवाजी के काल में विदेशी मामलों के मंत्री या विदेश विभाग के प्रधान को क्या कहा जाता था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। पिछले प्रैक्टिस सेट में ही आपको एक क्वेश्चन कराया गया था कि शिवाजी के काल में कार्यभार को संभालने के लिए 8 लोगों का मंत्रिपरिषद था जिनको अष्टप्रधान कहते थे। उनमें जो सुमंत होते थे यही होते थे विदेश मंत्री या विदेश विभाग के प्रमुख। तो ऑप्शन ए सही जवाब है। अमात्य आप याद रखिए वित्त मंत्री के रूप में, पेशवा आप याद रखिए प्रधानमंत्री के रूप में दोस्तों, और वाक्य नवीस याद रखिए गुप्तचर विभाग के प्रमुख। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म किस बौद्ध संगीति के दौरान हीनयान और महायान नामक 2 स्वतंत्र संप्रदायों में विभाजित हो गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। प्रश्न अगर आपको अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों जिनको भी आवश्यकता हो आप शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों आप याद रखिए 4 बौद्ध संगीति हुई थी। अब इनके नाम के लिए मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी जगहों के लिए? तो मैंने आपको जगहों के लिए ट्रिक बताई थी रावय पाकू। रा से क्या है? राजगृह। वै से क्या है? वैशाली। पा से पाटलिपुत्र और कू से है कुंडलवन यानी कश्मीर। और राजाओं के नाम के लिए ट्रिक बताई थी अका अक। आ से अजात शत्रु, का से कालाशोक, आ से अशोक और का से कनिष्क। दोस्तों इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि हमारे जो भी प्रैक्टिस सेट है उन सबको आप देख लीजिए एक तरफ से, क्योंकि कुछ चीज़ें उस वीडियो में बताई गई, कुछ इसमें बताई जा रही हैं, तो सब लिंक हैं एक दूसरे से और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया गया है अभ्यास मंत्रा के द्वारा। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, चतुर्थ बौद्ध संगीति। चतुर्थ बौद्ध संगीति के दौरान ही हीनयान और महायान में बौद्ध संप्रदाय बट गया था। तो आज के दोस्तों प्रैक्टिस सेट में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।